मेरे प्यारे भारतवासी, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य निर्माण को समर्पित व संकल्पित बेरोजगार नौजवान छात्र व छात्राओं से निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्य का में लिखित, जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं बराबरी को, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, ये भारत के संविधान की उद्देश्य का है। हम इस संविधान के उद्देश्य के मुताबिक या अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर कहां पहुंचे हैं। यहां हर स्तर पर सामाजिक, आर्थिक दोनों स्तर पर अन्यायपूर्ण नीतियां बनाई जा रही हैं और उन्हीं का अनुसरण और समर्थन किया जा रहा है, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। यह देश के प्रत्येक नागरिक को अपने स्वयं के भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए तथा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए अपने पराये जाति और धर्म, व्यक्तिगत, पारिवारिक व आर्थिक हितों से ऊपर उठकर दूरदर्शी, दीर्घकालीन, सार्वभौमिक, व्यापक, राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखकर कार्य करना होगा। तभी हम लोग राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। संविधान के उद्देश्य में, जिसमें अवसर की समता कहा गया है, सरकारी नीतियों के मुताबिक भी यहां पूंजीवाद को समर्थन मिलता है और राष्ट्रवाद को पीछे धकेला गया है। यहां उसके विपरीत काम किया जा रहा है। जब तक इस देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक समानता यानी पूर्णतः बराबरी नहीं होगी, राष्ट्र के जब कर्जे में भागीदारी है, उसकी संपत्ति में भागीदारी नहीं होगी, जिसे सरकारें सिर्फ देश के नागरिकों को कर्जे में भागीदारी तो बताती हैं, लेकिन संपत्ति में भागीदारी नहीं बताती हैं। जब देश के कर्जे में देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी है, तो संपत्ति में क्यों नहीं, ये आपको उनसे पूछना होगा। इसका कारण है कि आजादी से पहले देश 4 भागों में बटा था। सबसे ऊपर अंग्रेज था, उसके नीचे राजा थे, राजा के नीचे जमींदार थे, नीचे जनता थी। देश आजाद हुआ, अंग्रेज चला गया, जमींदारी समाप्त हो गई, सीधा राजा जनता के बीच बंटवारा हो गया। जो राजनीतिक परिवारों से, जो राज परिवारों से थे, वही राजनीति में आए, बड़े राजनेता हुए, रियासत समाप्त हुई तो व्यापार पर ध्यान दिया। किसी ने कार की फैक्ट्री लगाई, कपड़े का मिल लगाया, आयात निर्यात पर ध्यान दिया, तो राजा, राजनेता, व्यापारी तीनों एक हुए। आबादी बढ़ेगी तो व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजदूरी घटेगी, मजदूरी घटेगी तो नौकर गुलाम सस्ते मिलेगा। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से ये आबादी बढ़ाई गई। आज भी संविधान का अनुच्छेद 51 क में, जिसमें कहा गया है
कि राष्ट्र को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाना आवश्यक है, जबकि यहां अधिकतम पाखंडवाद पर आधारित, कल्पना पर आधारित उन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो पूर्णतः अनैतिकता की समर्थक रही है, अतार्किक, अव्यावहारिक और अस्वीकार्य भी रही है, उनको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। यहां निजीकरण के तहत निजी उद्योगपतियों को देश का धन लूटने की आजादी है और देश का धन लूटकर गरीबों पर महंगाई बढ़ाकर उनको लाखों करोड़ दिया जाता है, जबकि गरीब के हित की बात जब आती है, नीट की परीक्षा उसी का परिणाम है। जो बुद्धिजीवी, विवेकशील और मेहनत का छात्र जो राष्ट्र के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते थे, उसमें गड़बड़ी करके पैसे वालों को उन सीटों पर सौदेबाजी करके बैठा गया है जो किसी भी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हितकर नहीं समझा जा सकता। इस देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, उसे स्वयं जागना होगा और अपने संसाधनों से जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखकर काम कर रहे हैं, उनसे यह प्रश्न पूछना होगा जब भी आपके पास आए कि आप जहाज में चलते हैं, हम जहाज में कब और कैसे चलेंगे? आप पर कितनी गाड़ियां हैं, हमको गाड़ियां कब उपलब्ध होंगी? आप पर कितनी कोठियां हैं, कोठियां उपलब्ध ना हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो मानक है कि एक परिवार के लिए 38 वर्ग मीटर का मकान होना चाहिए, वो कब उपलब्ध होगा? जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में हमारे बच्चे कब पढ़ेंगे सामान्य नागरिक के? जिस अस्पताल में आपका इलाज होता है, उन अस्पतालों में हमारा और परिवारियों का इलाज कब होगा? ये हम आपको समर्थन तो देंगे, लेकिन क्यों दें? आप ये देख रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आर्थिक समानता पर, आर्थिक नीतियों पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। सिर्फ गुमराह करके बेवकूफ बनाने वाले बिंदियों को उठा करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। हमको लगता है कि राष्ट्र की जनता अब जागने लगी है और जिस दिन ये समझने लगेगी, अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी होगी, राजनेताओं का सम्मान, इन लुटेरे भ्रष्ट नेताओं का सम्मान चला गया, शेष का भी चला जाएगा। ये सब लोग जाति और धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर सिर्फ दूसरे लोगों को उपयोग कर रहे हैं। हमारा सभी राष्ट्रवासियों से निवेदन है कि राष्ट्र के सभी शिक्षित, सब विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक नागरिक जागेंगे और राष्ट्र के हित में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय होंगे और ऐसा करके आप राष्ट्र के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि निजीकरण से, पूंजीवाद से कभी देश, राष्ट्रीयता की भावना का विनाश होता है। राष्ट्रीयता की भावना सदैव राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिकों के निर्माण से ही विकसित होती है। अतीत का उदाहरण है, आप 900 वर्ष गुलाम क्यों रहे हैं जब ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था? क्योंकि तब भी लोग व्यक्तिगत हितों और पारिवारिक हितों के लिए जीते थे और आज भी जीते हैं। जिन लोगों ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मानवता, नैतिकता के लिए व्यक्तिगत हित, परिवार परस्ती, जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, उनके परिणाम स्वरूप आज हम इस देश में, इस हाल में हैं। तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए जाति, धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान दे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत, विजय भारत, धन्यवाद।